नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने झांडिया साहिब धाम रोपड़ पहुंचकर सदगुरु भूरी वाले गुरु गद्दी परंपरा आश्रम में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने स्वामी चेतनानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को यात्रा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान यात्रियों से भी यात्रा का फीडबैक लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय क्यांतवा। यात्रा को सुव्यवस्थित करने का जो पीड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया था, आज इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है उसका स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस औचक निरीक्षण में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनमें हड़कंप जरूर देखने को मिला। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं के तहत यात्रियों से भी फीडबैक लिया कि जो प्रशासन की व्यवस्था वहां पर की गई है वो संतोषजनक है कि नहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से जो यात्रा में जो वहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई है उनको जांचने का भी काम कर दिया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और ये कहा जा सकता है कि अब यात्रा पटरी पर लौट आई है। जो आउट ऑफ कंट्रोल शुरू में दिख रही थी यात्रा, चारधाम यात्रा, वो वापस व्यवस्थित होती नजर आ रही है। ये सब चीजें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त कदम उठाए गए जो निर्णय उठाए गए थे उसी का परिणाम तो समझे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर अब निर्देश यही है कि अधिकारी फील्ड में रहते हुए सकारात्मक काम करें, यात्रियों की जो परेशानियां उनका हल वहां पर निकालें और रजिस्ट्रेशन पर खास तौर पर सख्ती बरतने के लिए कहा गया। यानी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी यात्रा उनको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन जिनका तय समय पर है उन यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से आगे भेजने का काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि ये यात्रा सभी यात्रियों की सुखमय हो सके, सफल हो सके, सुगमता के साथ हो सके। और अभी तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। ये अपने आप एक नया रिकॉर्ड है। आने वाले दिनों में यही रिकॉर्ड नए और रिकॉर्ड बनाता हुआ भी नजर आएगा। कैमरामैन अपने साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइस देहरादून। तो वहीं उत्तरकाशी के सालरा गांव में कई मकानों में आग लगने का दुखद समाचार मिला। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें आग बुझाने के कार्यों में जुटी हुई हैं। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो वहीं चारधाम यात्रा का पहले 15 दिन का पखवाड़ा पूरा हो गया है और इस पखवाड़े में यात्रियों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा लगभग दोगुनी दर्ज की गई, जबकि दिन पर दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या चारधाम यात्रा में पहुंच रही है। सरकार यात्रियों से बार बार यह अपील कर रही है कि जिस तारीख को उनका पंजीकरण हुआ है उसी तारीख पर दर्शन के लिए धाम पर पहुंचे, जिससे यात्रा में किसी तरह का व्यवधान न पैदा हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग भी यात्रियों से लगातार यही अपील कर रहा है कि पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए बदलते मौसम के हिसाब से अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें, जरूर रखें और यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग में बने मेडिकल चेकअप पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो और कोई भी समस्या होने पर उसे बचाया जा सके। मेरा बाहर से आने वाले यात्रियों से ये खासकर 50 वर्ष से जो ऊपर हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, वो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें, अपनी ज़रूरी मेडिसिन लेके आएँ, गर्म कपड़े वहाँ से लाएं और थोड़ा सा व्यायाम की आदत डाल के लाएं अगर उन्हें पैदल रास्ते में जाना है। हड़बड़ी में यात्रा न करें और यात्रा के दौरान भूखे पेट यात्रा न करें और कोई भी परेशानी होने पर हमारे निकटतम स्वास्थ्य इकाई पर संपर्क करें। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। तो वहीं आने वाले समय में मानसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने अब कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने यह कहा है कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति पैदा हो सकती है वहां पर जेसीबी मशीनों को तैयार रखें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाईवे से हटकर दूसरे रास्तों को भी व्यवस्थित किया जाए, दुरुस्त रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से भी संचालित किया जा सके।
इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोग ने काम करा लिया था, और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो जो हमारे खतरे वाली जगह हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इतनी तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं। तो जितने भी रूट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, सब जगहों पे हम लोग मशीन लगाते हैं, उसके जीपीएस लोकेशन रखते हैं, उसमें जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनके नंबर, उनको डायरेक्शन रहता है कि किसी भी टाइम वो रेडी रहना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करें तो इमीडिएटली आके वो वहाँ पे काम करें। तो चारधाम यात्रा पर पीडब्ल्यूडी के सचिव को सुन रहे थे आप, और एक्टिव है पूरी तरीके से सेकेंडरी ऑप्शन लैंडस्लाइड से बच के निकलने के रास्ते बनाने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी पंजाब में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में देश भर में मुख्यमंत्री धामी की मांग बढ़ गई है। सीएम धामी आनंदपुर साहिब में जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी सुभाष शर्मा को जिताने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कुशल प्रशासक और कड़े फैसलों को लेने के रूप में देश भर में एक अलग ही उनकी छवि है, और कड़े फैसले के लिए वो जाने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो आप सबका मैं अपनी ओर से उत्तराखंड देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का, आपने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, भाई सुभाष शर्मा जी का आशीर्वाद दिया, मैं भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यहाँ आने में थोड़ा विलंब हो गया, मैं थोड़ा दूर घर हमारे भूरी वाले महाराज जी, क्योंकि उनका बड़ा संबंध है मेरे साथ। देवभूमि उत्तराखंड में उनके बहुत सारे संस्थान चलते हैं, वहां भी उनके आश्रम चलते हैं, तो मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा उधर चला गया था, उनका भी आशीर्वाद लिया, और हमारे सभी वहां के बाबा जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था, उन सबको नमन करके आया हूं। आप सबसे मिलने से पहले आप सबका आशीर्वाद भाई सुभाष शर्मा जी के लिए मांगने से पहले मैं हमारे धर्म गुरुओं का भी आशीर्वाद लेकर आया हूं। आप सबको पता है, आज आप सबके बीच में ये लोकतंत्र का ये महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड और ये पंजाब की धरती, ये आनंदपुर साहब की धरती, इसका बड़ा आपस में संबंध है। जहां ये सिख गुरुओं की महान धरती है, शहीद आजम भगत सिंह जी की धरती है, लाला लाजपत राय की धरती है, हमारे गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड जो गंगा मैया का प्रदेश, यमुना मैया का प्रदेश, चार धामों का प्रदेश, भगवान बद्री विशाल का प्रदेश, भगवान बाबा केदारनाथ जी का प्रदेश, और हेमकुंड साहब, पवित्र हेमकुंड साहब की धरती भी देवभूमि उत्तराखंड है। पवित्र रीठा साहब, पवित्र नानकमता साहब, और उत्तराखंड के बॉर्डर में हिमाचल प्रदेश में पवित्र हमारा पौंटा साहिब है। ये भूमि पंजाब की भूमि हो या उत्तराखंड की भूमि हो,
आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यहाँ के लोग वहां हमारे यहाँ पर पूरी तराई, जो हमारा एक पूरा रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर, पूरी तराई को बसाने में, जिसको हम लोग मिनी इंडिया कहते हैं, लघु भारत, एक छोटे भारत का स्वरूप कहीं दिखाई देता है तो उस लघु भारत उधम सिंह नगर में दिखाई देता है। भाइयों बहनों, उस लघु भारत को बसाने में, उस तराई को आबाद करने में पंजाब के, हमारे पंजाब के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, देवभूमि उत्तराखंड को बसाने में। उसी प्रकार वहां के लोग यहां से जुड़े हुए हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, वाराणपुर साहब हो, मोहाली हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, अमृतसर हो, अनेक ऐसे शहरों से लगातार यहाँ हरविंदर साहब से सिंह साहब, हमारे नानकमता साहिब में प्रत्येक वर्ष वहां पर दीवान साहब का आयोजन होता है। उस दीवान साहब में आते हैं और हमारे गुरुबाणी से लेकर सिख धर्म गुरुओं का जो संदेश था, उन्होंने कहा हमेशा अपने प्राणों को देना स्वीकार किया, अपना बलिदान स्वीकार किया, अपनी शहादत स्वीकार की, अपनी जिंदगानी समाप्त करना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम आज भी अपने सब गुरुओं को याद करते हैं, सब गुरुओं को नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। भाइयों बहनों, इस बार का ये चुनाव, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव पूरे देश की तकदीर बनाने वाला चुनाव हो रहा है। ये चुनाव पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। एक तरफ यात्रियों के मरने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। अब तक 61 श्रद्धालु अपनी जान इस यात्रा में खो चुके हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, तुषार गुप्ता ने। सुनिए। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है और लगातार सरकार ने प्रयास किया है कि यात्रियों के लिए यात्रा सुगम हो, ऐतिहासिक हो और सुरक्षित हो। और उसी के तहत सरकार ने 2024 चारधाम यात्रा की शुरुआत करी। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर भी नजर आई। स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह पेशेवर भी लगाए, लेकिन एक चिंता का विषय पूरी चारधाम यात्रा में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। करीब 61 लोगों की इसमें मौत हो गई है अब तक। अगर 15 दिनों की मैं बात करूं, और इसमें से अधिकतम लोगों की मैं अगर मैं बात करूं तो 60 वर्ष से अधिक लोग इसमें शामिल थे, जिनकी मौत पूरे चारधाम यात्रा में हुई है अब तक की अगर मैं बात करूं। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि जगह जगह मैंने शिविर भी लगाए थे और ये यात्री वहां पर पहुंचे भी थे। इसके बाद ये हिदायत उन्हें दी गई थी कि वो यात्रा ना करें, हाई एल्टीट्यूड में ना जाए, उससे आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। जिसके बाद यात्री नहीं माने और उसके बाद भी उन्होंने चारधाम की यात्रा करी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा कभी भी आसान नहीं रही यात्रियों के लिए। और ऐसे में जब यात्रा सुगम हुई है, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा फिर भी रुकने का काम नहीं दे रहा है। सरकार का प्रयास यह है कि स्वास्थ्य विभाग को और एक्टिव किया जाए, जो जांच है उसे और एक्टिव किया जाए, जिसके तहत अब देखना होगा कि ये जो मौत का आंकड़ा है या आगे बढ़ेगा या स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर नींद से जागेगा और जो स्वास्थ्य शिविर है जिसमें अत्यधिक लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करके ही उन्हें आगे भेजेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज देहरादून। तो वहीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और दूसरे अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने यह कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य और जिले स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और ईवीएम के लिए जो मुख्य मतगणना होनी है उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। सभी जानते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ECI के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है।
जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार ARO लेवल पर, RO लेवल पर, DO लेवल पर सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए दी जा रही है, जैसे कि ETPBS काउंटिंग को लेकर के पृथक से मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं और जो मेन काउंटिंग होगी EVM की उसके लिए भी अलग से मॉड्यूल्स तैयार किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी यानी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत लगने जा रही है। हरिद्वार सिविल जज और हरिद्वार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने यह बताया कि आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होना है। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनका मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है वो 28 अगस्त तक अपने अधिवक्ता के माध्यम से लंबित मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के बीच जो भी हमारा निर्बल असहाय हैं खासकर उन लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसी क्रम में जितने भी हमारे कानूनी जागरूकता शिविर होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अब हमारे को जो भी माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनका हम अनुपालन करते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में इस बार क्या हुआ है कि हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक विशेष लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। ये 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी लगातार और यहाँ पर जितने भी शमनीय प्रकृति के मामले हैं इनका निपटारा किया जाएगा। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को आज के ही दिन हुआ था। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के नेताओं और NSUI के युवकों ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हर वर्ष जिस तरीके से भारत के आधुनिक भारत के निर्माता हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू को, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत आज जहाँ खड़ा है उसमें सबसे अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो जवाहरलाल नेहरू मिक्स इकोनॉमी लाने वाले वही थे, जिस वजह से आज बोइंग भी हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो बैलगाड़ी से भी काम चल रहा है, बोइंग भी चल रहे हैं, हमारे बैंक्स तंदुरुस्त हैं, हमारी इकोनॉमी आज जहाँ सस्टेन कर रही है उसका कारण बहुत बड़ा जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ रही हैं। ऐसे जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए IITs, IIM, नवरत्न कंपनियों की स्थापना से लेकर अनेक इंस्टीट्यूट्स बनाने का काम किया, तो उनका ये दिन है। निश्चित ही कांग्रेस इसको पूरे प्रदेश में मना रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार भी अतिक्रमण के खिलाफ पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। देहरादून में एक बार फिर पीला पंजा यानी JCB से अतिक्रमण को हटाता हुआ देखा गया, जिसके तहत देहरादून की रिप्सना नदी किनारे मलिन बस्ती में चिन्हित अतिक्रमण को हटाने को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से कार्रवाई की, जिसका जायजा भी लिया है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। देखिए। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से शुरू हो चुका है। एक बार फिर तेजी मिल चुकी है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो रिस्पना नदी है उसके जो आसपास है उसमें मलिन बस्ती थी और तीनों अगर डिपार्टमेंट की बात करें जिसमें नगर पालिका मसूरी और नगर निगम देहरादून और MDDA शामिल थे, जिसमें उन्होंने चिन्हीकरण किया कि 500 से अधिक जो अवैध मकान बनाए गए हैं, जिसमें 2016 हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 2016 के बाद जितने भी वहां पर मकान बने हैं, अवैध अतिक्रमण बने हैं, उसे तोड़ने का काम किया जाए। साथ साथ क्योंकि रिस्पना नदी का रिस्टोरेशन भी दोबारा से किया जा सकता है, तो ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द तोड़ा जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो उसमें राजनीति भी बहुत तेज हो रही थी। कांग्रेस लगातार पक्ष कर रही थी कि जो अतिक्रमणकारी है उनके घर बचाए जा सके, लेकिन फिर भी राज्य सरकार का जो सख्त रुख है साफ तौर पर देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ये कोशिश की कि जो अतिक्रमण है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। 3 बार सरकार ने स्टे भी लिया, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट के फैसले को नहीं रोक पाई। अब देखना होगा कि MDDA कब तक कार्रवाई करता है और आने वाले समय में जो ये अतिक्रमण हटा है तो उसका
फायदा किस तरह से उत्तराखंड के डेवलपमेंट में पड़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से 20 हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। एसएसपी जया बलोनी ने यह बताया कि जो भी धार्मिक स्थलों पर मादक पदार्थ पीते या हुड़दंग मचाते हुए पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। 20 आरोपियों पर नकेल कसी गई है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। किसी भी धार्मिक स्थल पर या धार्मिक स्थल के आसपास भी आप शराब का सेवन ना करें, अन्यथा आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सहगल ने काशी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया। रोहन सहगल का यह कहना है कि आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी। रोहन सहगल ने प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी के समर्थन में प्रचार किया। युवा मोर्चा के साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी लोकसभा की सेवापुरी विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और वहां के लोगों से अपील की कि वो अपना कीमती वोट राष्ट्र हित के लिए डालें, भाजपा के पक्ष में डालें। खबर रामनगर से है, जहां नेशनल हाईवे 309 सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण और आसपास से गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज गर्मी और शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गया। और मेरा नाम भुवनचंद मौलिक है और मैं गर्जिया के ढिकुली ग्राम सभा के गर्जिया जोन से रहता हूँ। और अभी ये समय 7:45 या 9 बजे की बात है कि अचानक मेरे घर के बगल पे एक जिप्सी थी। अचानक उसमें वायरिंग हुई और भीषण आग पकड़ी, जिसमें वो ड्राइवर था, पर लेकिन वो आनन फानन में सोच नहीं सका कि मैं क्या करूं। गाँव वालों ने आकर थोड़ी बहुत हेल्प करी, फिर भी आग कंट्रोल नहीं हुई। फिर काफ़ी लोग इधर उधर से जो यात्रा से लोग आ रहे थे उन्होंने हेल्प करी और काफ़ी बालू लेके आए। उसके चलते नज़र थोड़ा सा आग को कमज़ोर किया गया। जैसे तैसे आग पर कंट्रोल पाया गया है और सभी भाई लोग गाड़ी में काफ़ी नुकसान पाया। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बहदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित स्नो पैक कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। मॉडलिंग मशीन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें कि कंपनी में मशीन पर काम करते समय यह हादसा हुआ। मशीन से दबने के बाद मौके पर ही उस युवक ने दम तोड़ दिया। कंपनी मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।